हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार आज फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए सेकंड टॉपिक और जिसका नाम है लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर 12th क्लास। और आज इसकी डीप जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा मैं रिकॉल करना चाहूँगा कि मैंने वहाँ पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मैंने बताया था कोई मेटेलिक सरफेस है, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो कैसे उस मेटेलिक सरफेस में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं, मगर वहाँ से उन्हें आसानी से निकालना आसान नहीं है। उनके लिए एक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी कहलाती है वर्क फंक्शन। और ये वर्क फंक्शन सभी मेटेलिक धातुओं के लिए, सभी धातुओं के लिए कैसी होती है, अलग अलग होती है। मतलब वो डिपेंड करती है उसके टाइप पर, उसकी नेचर पर और उसके टेम्परेचर पर। तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन था वो 3 प्रकार से था, तापायनिक, नंबर 2 फील्ड और नंबर 3 प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ठीक, तो आज उस प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के ऊपर ही ये लेनार्ड एक्सपेरिमेंट की हम डीपली व्याख्या करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको मैं लेके चल रहा हूँ प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, जब किसी धातु के पृष्ठ पर कोई प्रकाश आपतित होता है तो उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। और इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इस प्रभाव के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न धारा हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इस प्रकाश विद्युत धारा को प्रभावित करने वाले फैक्टर 3 फैक्टर है यहाँ पर। तीनों फैक्टरों पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि पहला फैक्टर है आपतित प्रकाश की आवृत्ति, मतलब फ्रीक्वेंसी। दूसरा है विभव, पोटेंशियल। और तीसरा है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब इन तीनों फैक्टरों पर डिस्कस करेंगे। इन तीनों फैक्टरों से ही अब लेनार्ड एक्सपेरिमेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे, और यही इन्हीं तीनों फैक्टरों से क्या क्या कंडीशंस आती हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी आगे बढ़ते हैं। लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं अब लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। लेनार्ड एक्सपेरिमेंट का ये डायग्राम है, आप इस पर थोड़ा फोकस करेंगे। मैं थोड़ा रैपिडली इसको बतला दूं कि एक इसमें ग्लास ट्यूब होता है और जिसे वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। उसके अंदर 2 प्लेटें लगी होती हैं और एक होती है क्वार्ट्स विंडो। ये क्वार्ट्स विंडो क्या है, इस क्वार्ट्स विंडो से क्या है, जो प्रकाश हमारा आपतित होता है वो सीधा इस प्लेट पर आपतित होता है, और दोनों प्लेटों को एक कम्यूटेटर की सहायता से, दिक् परिवर्तक कहते हैं हिंदी में इसमें, और माइक्रो एमीटर और वोल्टमीटर की सहायता से जोड़ दिया जाता है एक पोटेंशियल डिवाइडर से। किससे जोड़ दिया जाता है, पोटेंशियल डिवाइडर से, जिसे कहते हैं विभव विभाजक, पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक, विभव विभाजक से। अब इसकी वर्किंग के बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। तो ये सर्किट डायग्राम है। अब वर्किंग कैसे है उसको समझेंगे। ये कैथोड है और ये एनोड है, और दूसरी तरीके से मैं इनको नाम दे देता हूँ, एक P1 और एक दे देता हूँ दूसरी प्लेट का नाम P2। और P1 प्लेट ये फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है। P1 प्लेट क्या होती है, फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है। P2 हमारी जो होती है कलेक्टर प्लेट होती है। कैसी प्लेट होती है, कलेक्टर प्लेट होती है। अब आगे की वर्किंग पे ध्यान देंगे कि एक निश्चित आवृत्ति का जब प्रकाश प्लेट P1 पर डाला जाता है, उससे पहले ये दोनों प्लेटें, ये प्लेट P1 को P2 के सापेक्ष नेगेटिव रखा जाता है और P2 को रखा जाता है जब पॉजिटिव। कैसा रखा जाता है, पॉजिटिव। तो क्या करते हैं कि जैसे ही उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश प्लेट P1 पर डाला जाता है तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं तो वे इलेक्ट्रॉन प्लेट P1 से P2 की तरफ चलने लगते हैं। भैया आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है
कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और दोनों चार्जों के कारण एक फोर्स लगेगा F इजिकल टू जो फोर्स लगेगा F इजिकल टू E इंटू क्यू। मतलब जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो क्या देखते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उनके बीच में अगर कोई आवेश है तो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन एक बल का अनुभव करते हैं। कौन सा बल, वो फोर्स जो प्लेट P2 और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा, नेगेटिव। अब ये P2 प्लेट कैसी है हमारी, पॉजिटिव। इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन P2 से निकलकर कहाँ पहुंचेंगे, P1 से निकलकर P2 पर। इस समय इस सर्किट में एक करंट फ्लो होगी और वो करंट हमारी कहलाएगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, PEC, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश वैद्युत धारा। ठीक, आगे समझ में। कम्यूटेटर का काम क्या है, दिक् परिवर्तक का, ये इसके द्वारा इसकी जो है पोलैरिटी चेंज की जाती है। दैट मीन्स कि इस प्लेट को एक बार हम पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे और एक बार प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल देंगे। ठीक, इसकी वर्किंग समझेंगे आगे। और तो जब हम V प्रोपोर्शनल I करते हैं, मतलब V प्रोपोर्शनल I ओम के नियम से, जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो धारा उसी अनुपात में बढ़ती है। वही कंडीशन हम यहाँ पर देखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, प्लेट P1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पहुँच गए, फिर हमने इसका थोड़ा वोल्टेज बढ़ाया। वोल्टेज बढ़ाने पर देखते हैं कि कुछ और इलेक्ट्रॉन निकले, करंट और बढ़ी। फिर वोल्टेज बढ़ाया और इलेक्ट्रॉन निकले। क्या हर बार वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ेगी? यहाँ ये नहीं है। क्या है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर हमारी जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है पर्टिकुलर वोल्टेज पर। कैसे? मैं यहाँ पर मैं वोल्टेज ले रहा हूँ और एक तरफ करंट। ठीक, मैंने पहले 5 वोल्ट बढ़ाया और करंट आई मेरी 2 माइक्रो एम्पियर। सपोज मान के चलो वोल्टेज बढ़ाया 10 वोल्ट, करंट आई 4 माइक्रो एम्पियर। बढ़ाया मैंने वोल्टेज 15 वोल्ट, करंट आई 6 माइक्रो एम्पियर। फिर मैंने किया 20 वोल्ट, करंट आई फिर 6 माइक्रो एम्पियर। ये क्या, मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ और करंट कांस्टेंट हो जा रही है। इसका कारण क्या है समझिए भैया। जो हम प्लेट यूज कर रहे हैं P1 वो एक मेटल की है, तो कुछ भी मान सकते हैं, जिंक, कॉपर। तो जिस प्लेट को हम यूज कर रहे हैं उस प्लेट का एटॉमिक नंबर भी तो फिक्स होगा। जब एटॉमिक नंबर फिक्स है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो फिक्स होंगे। और करंट किसके कारण फ्लो हो रही है? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो भैया समझिए 100 इलेक्ट्रॉन निकलकर P2 पर पहुंच गए। मान लिया 100 इलेक्ट्रॉन है वो निकलकर प्लेट P2 पर चले गए, तो करंट भी तो इलेक्ट्रॉनों के कारण बनेगी। फिर आगे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो करंट कैसी आएगी? कांस्टेंट। और ये करंट जो कांस्टेंट है ये इस कंडीशन कहलाती है सैचुरेशन की, संतृप्त धारा। जहाँ पर वह धारा जहाँ पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट का मान कैसा हो जाए? सैचुरेटेड हो जाए, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? हमारा सैचुरेशन करंट कहलाएगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, किसकी वैल्यू? वोल्टेज की वैल्यू पर करंट जब हमारी कांस्टेंट हो जाती है तो वो करंट कहलाती है सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा। ठीक, दूसरी तरफ अभी एक कंडीशन मैंने आपको समझाई। दूसरी तरफ अभी मैं क्या करूं, इस प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया जाए। मतलब यहां पोलैरिटी चेंज कर दी
पोलैरिटी चेंज करने पर क्या किया, प्लेट P2 को जो है नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ देखिए, प्लेट P2 से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगी पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए, प्लेट P1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, भैया इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश और इस पर हमने कैसा पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, नेगेटिव। जब नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो क्या देखते हैं कि दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स कार्य करेगा। कौन सा, रिपल्सिव। तो यहां से क्या होगा, प्लेट P2 द्वारा अब इलेक्ट्रॉनों को रिपेल किया जाएगा। क्या किया जाएगा, रिपेल। जब प्लेट P2 से इलेक्ट्रॉनों को रिपेल किया जाएगा तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन रोक दिए जाएंगे। दैट मीन्स क्या इस माइक्रो एम्पियर में जो धारा है क्या वो यकायक शून्य हो जाएगी, नहीं। क्यों नहीं होगी, मैं आपको बतला दूं कि जब प्लेट P2 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एक काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक, और जिन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी होती मैक्सिमम होती है वो इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 तक पहुंचने की प्रवृत्ति रखते हैं, और जिन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 जो इस पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है उसको स्टॉप, रोक दिया जाता है P2 द्वारा। आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि इस माइक्रो एमीटर में धारा हमारी शून्य कब होगी। हम क्या करते हैं, इस प्लेट P2 को अब नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे। तो जब नेगेटिव पोटेंशियल इसका बढ़ेगा तो उतना ही ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स कार्य करेगा प्लेट P2 से इलेक्ट्रॉनों पर। जब रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो जैसे ही हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे और धारा कम होती चली जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सारे इलेक्ट्रॉन रोक दिए जाएंगे। वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर सारे इलेक्ट्रॉन रोक दिए जाएंगे, एक भी इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर नहीं पहुंचेगा। उस स्थिति में क्या होगा कि इस माइक्रो एमीटर में पड़ी जाने वाली धारा कैसी आएगी, हमारी शून्य हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, शून्य। वह पोटेंशियल जिस पर हमारी धारा, कौन सी धारा, प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाए। कैसी हो जाए, शून्य। और वो पोटेंशियल हमारा कहलाता है कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और हिंदी में कहते हैं निरोधी विभव। क्या कहते हैं उसे, निरोधी विभव। ठीक है, सीधा सीधा मान लीजिए मैंने पहले स्टार्टिंग में मैं चाहता हूं करंट को जीरो करना, तो मैंने 10 वोल्ट अप्लाई किया तो नेगेटिव पोटेंशियल। तो मान लीजिए इसमें 4 माइक्रो एम्पियर धारा आई और -20 वोल्ट करने पर ये 2 माइक्रो एम्पियर, और मैंने फिर -30 वोल्ट दिया तो ये हमारी शून्य आ गई। क्या आ गई, शून्य। मतलब नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई जितना ज़्यादा करेंगे वो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी रोक दिए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ तक आपको ये वर्किंग समझ में आई होगी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब मैं बताऊंगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता। ठीक, मैंने प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। जो प्रकाश विद्युत धारा है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। देखिए ये तीव्रता मैं मान रहा हूं यहां पर है I1। कितनी है, I1, और ये है I2। तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो भैया धारा भी तो बढ़ेगी। तो वही चीज है, ये नेगेटिव पोटेंशियल और ये है हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और प्रकाश विद्युत धारा भी हमारी उसी अनुपात में बढ़ती चली जाती है। ये डायग्राम उसी चीज को प्रदर्शित कर रहा है। I1 है, I2 है। अगर तीव्रता I3 होगी तो उस समय पर जो है प्रकाश विद्युत धारा भी I3 होगी। और यही जो मैंने बतलाया था संतृप्त धारा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ये कैसी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, और ये कहलाती है हमारी संतृप्त धारा। क्या कहलाती है, संतृप्त धारा। ठीक, सैचुरेटेड करंट। प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव आ गया समझ में कि तीव्रता के बढ़ाने पर क्या होगा,
हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो हमारी प्रकाश विद्युत धारा भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में कि जब प्लेट P1 के सापेक्ष P2 का पोटेंशियल कैसा रखा जाता है, नेगेटिव। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जब नेगेटिव रखा जाता है तो वह न्यूनतम विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाए, क्या हो जाए, प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाए, क्या कहलाएगी, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता, अब फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और आवृत्ति जितनी अधिक होगी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी उतनी अधिक होगी, अर्थात निरोधी विभव भी उतना ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं, आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की बढ़ रही है। दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो उतना ही ज़्यादा उस पर हमें निरोधी विभव अप्लाई करना पड़ेगा। भैया जब ध्यान दीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन है पहले वेलोसिटी कम है और जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और उतने ही उसे इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए प्लेट P2 पर उतना ही ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल हमें उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अब प्रकाश की तीव्रता तो वही है, इंटेंसिटी तो वही है I, मगर आवृत्ति बदल रहे हैं, आवृत्ति बदल रहे हैं। दैट मीन्स कि हम उसका कलर चेंज कर रहे हैं। भैया मान लीजिए पहले रेड है, फिर उसको ब्लू कर रहे हैं और फिर येलो, मतलब कलर चेंज कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मीन्स कलर चेंज कर रहे हैं। कलर चेंज करने पर इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ रही है तो भैया उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और वो उतनी स्पीड से ही आगे जा रहा है, तो उसे रोकने के लिए प्लेट P2 पे रोकने के लिए उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखिए पहले नेगेटिव पोटेंशियल मान लीजिए पहले रेड कलर की रेज के लिए क्या कर रहे हैं, हमें नेगेटिव पोटेंशियल मान लीजिए यहाँ पर 40 वोल्ट था, कितना था 40 वोल्ट, तो यहाँ पर भैया हमें माइनस मान लीजिए -50 वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा। और फिर और येलो के लिए फिर -50, ये -60 पर -60 वोल्ट मानकर चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है इंटेंसिटी मतलब कि जो हमारी तीव्रता है, इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों की बात करते हैं। 10 वाट, 20 वाट, 30 वाट इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं दैट मीन्स कि हम कलर चेंज कर रहे हैं, रेड, येलो और ब्लू। ठीक, आया समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। अधिकतम गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच ग्राफ। मैंने बताया है कि अगर इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो किस कारण से, इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता के कारण, किसकी आवृत्ति के कारण। आवृत्ति बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। तो उसके बीच में हमने बताया प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक, यहाँ पर ये डायग्राम में देखेंगे, ये रेखा क्या प्रदर्शित कर रही है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की आवृत्ति, जिसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ये अधिकतम गतिज ऊर्जा को ये ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है इसके बीच में, और हम जानते हैं कि सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y =
mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी के इसके अकॉर्डिंग यहाँ जाएंगे तो y अक्ष पे देखते हैं, ये y अक्ष है हमारा और ये है x अक्ष। तो y अक्ष पे हमारी क्या है ई के, y अक्ष पे है हमारी ई के और mx, m इस क्या प्रदर्शित करता है इसके ढलान को, m a इंटू एक्स, एक्स अक्ष पे क्या हमारी भैया आवृत्ति न्यू प्लस सी, ये जो माइनस बी दे रहा है और ये इसको माइनस बी, ये इसकी माइनस बी वैल्यू सी को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो चित्र से हमें क्या दिखाई दे रहा है, और चित्र से न्यू बराबर न्यू नॉट, ये जो आवृत्ति है इस बिंदु पर कितनी है न्यू नॉट, और ई के बराबर 0, देखो इसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, ई के बराबर 0, तब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तब ई के बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी ई के बराबर 0 और ए न्यू की जगह पर न्यू नॉट और माइनस बी, और ये जो रिजल्ट देगा इसके बाद बी बराबर जो आ जाएगा हमारा बी बराबर आ जाएगा ए न्यू नॉट, ए न्यू नॉट, और ये बी हमारा जो प्रदर्शित कर रहा है ये बताता है हमारे कार्य फंक्शन को, वर्क फंक्शन को बतलाता है। ठीक, आगे मैं अभी आपको इस इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन है ई के बराबर ए न्यू माइनस बी, इक्वेशन 1 मानना, इसको मैं आगे ए न्यू माइनस बी, आगे आइंस्टीन्स इक्वेशंस आपको बतलाऊंगा तो वहाँ कंपेयर करूँगा तो यहाँ बतलाएगा ए और बी की वैल्यू, ए यहाँ पर है हमारा प्लांक कांस्टेंट और बी हमारा है यहाँ पर वर्क फंक्शन, बी कितना है वर्क फंक्शन है। तो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनों के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति, और जो ये न्यूनतम आवृत्ति की मैंने बात करी थी न्यू नॉट, ये वो फ्रिक्वेंसी है कि जिस पर वह आवृत्ति जो उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके। अगर भैया इस न्यू आवृत्ति से कम आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी प्लेट पर आपतित हो रहा है तो उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक, वही वो आवृत्ति है और यह आवृत्ति कहलाती है हमारी देहली आवृत्ति। क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वह न्यूनतम ऊर्जा जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है वो क्या कहलाता है? हमारा कार्यफलन, वर्क फंक्शन। पहले ही बतला चुका हूं इस चीज के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण देखिए, वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम थ्योरी के आधार पर दी थी। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या बतलाया? इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि जो प्रकाश किसी प्लेट पर जो आपतित होता है, सरफेस पर जो आपतित होता है, वो फोटोन के रूप में आपतित होता है। किसके रूप में? फोटोन के रूप में। मतलब जो प्रकाश किसी पृष्ठ पर आपतित हो रहा है और ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आपतित होता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। ये फोटोन है, और जब किसी प्लेट पर फोटोन गिरता है तो क्या करता है? वो अपनी पूरी एनर्जी उस प्लेट में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है और उसका स्वयं का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। दैट मीन्स कि उसने अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर दी। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी एनर्जी दे देता है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होने का मतलब क्या है? कि वो मतलब उत्तेजित हो जाता है, और उस समय पर वो जो एनर्जी है दो भागों में डिवाइड हो जाती है उसकी। कै पार्टों में? दो भागों में। कि पहले तो उस इलेक्ट्रॉन को उस प्लेट से उसकी सरफेस तक बाहर लाने में वे हो जाती है उसकी एनर्जी, और सेकेंडरी जो एनर्जी है वो उसको, जो एनर्जी बचती है उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाती है। दैट मीन्स कि वो उसको गतिज ऊर्जा के रूप में वो एनर्जी उसे मिल जाती है। और यहां पर एक मिनट, आइंस्टीन ने जब बताया कि जो फोटोन है वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर देता है, तो वो एनर्जी होती है हमारी E बराबर एच न्यू। क्या होती है? E बराबर एच न्यू, जहाँ H प्लांक कांस्टेंट है और न्यू प्रकाश की
आवृत्ति है। न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति। अब भैया ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पर सभी, तो E = h न्यू। तो आइंस्टीन ने बतलाया कि जो फोटॉन है उसकी एनर्जी E = h न्यू, और वो उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। तो E = h न्यू, तो ये h न्यू ऊर्जा जो है दो भागों में डिवाइड होती है। एक तो होती है E के, उसको काइनेटिक एनर्जी, और उसको वर्क फंक्शन में, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ से, उसके सरफेस से बाहर लाने में। ठीक, अब कोई इलेक्ट्रॉन है भैया, जब किसी पृष्ठ पर आ रहा है, अब तो कुछ इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और कुछ इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। क्या रीजन है? देखिए, कुछ इलेक्ट्रॉन तो सरफेस पर ही रहते हैं, और सरफेस पर जब एनर्जी, जब कोई फोटोन आपतित होता है तो वो इलेक्ट्रॉन उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वहाँ से वो क्या होता है, सरफेस तक बाहर आने में ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं करता है, और वो सारी एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट हो जाता है। और उन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। जब मैं डायग्राम में बतला रहा था कि कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम रहती है, और कुछ इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। ज़्यादा किस कारण से होती है? इसी कारण से होती है कि जो पृष्ठ के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, पृष्ठ के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एनर्जी ज्यों की त्यों ले लेते हैं। मतलब वहां वर्क फंक्शन जो है, वहां पर इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर लाने में ऊर्जा का कम खर्च होती है, और उसको एनर्जी पूरी मिल जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। और जो इलेक्ट्रॉन सरफेस के अंदर रहते हैं, सरफेस के अंदर, दैट मीन्स कि वो अपने परमाणुओं से टकराता हुआ आता है और अपनी एनर्जी का लॉस भी करता है, और मोस्टली वो अपनी एनर्जी का जो लॉस कर देता है, तो तब जो बाकी बची हुई एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन को मिलती है, तो वो एनर्जी कैसी रहती है? कम। तो उस कम एनर्जी के कारण उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम रहती है, और वो प्लेट से पहले ही रोक दी जाती है। मैंने पहले बतलाया था। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं E = h न्यू प्लस W। तो E = h न्यू, तो h न्यू के भागों में बट गई, E के और W के रूप में। तो h न्यू बराबर E के प्लस W। तो E के बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? h न्यू माइनस W, h न्यू माइनस W। और जो मैंने पीछे इक्वेशन समझाई थी, तो वो इक्वेशन क्या थी? E के बराबर, जो इक्वेशन नंबर 1 बताई थी, E के बराबर वहां बतलाया था मैंने a न्यू माइनस B बताया था। तो ये B क्या बतला रहा है? वर्क फंक्शन को, और A क्या बतला रहा है? उसका क्या है? कंपेयर कर रहे हैं दोनों में। H क्या है? प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, तो E के बराबर, तो यहाँ पर E के बराबर h न्यू, और वर्क फंक्शन मैंने क्या बतलाया है? h न्यू नॉट। तब E के बराबर h और न्यू माइनस न्यू नॉट। बच्चों ये इक्वेशन को कंप्लीट कर लेना। इसके बाद मैं बतला दूं, और न्यू होता है हमारा c/λ। न्यू क्या होता है? c/λ। एक लाइन और इसको ख़त्म कर रहा हूं। तो न्यू जो होता है, न्यू होता है हमारा c/λ। न्यू होता है c/λ। और E के बराबर अभी मैंने जो फाइंड किया है, E के बराबर क्या है? h न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक, तब E के बराबर क्या हो जाएगा? h न्यू माइनस न्यू नॉट c/λ माइनस न्यू नॉट अपॉन लैम्डा नॉट, सॉरी c/λ नॉट। c कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर कॉमन ले लेंगे। E के hc 1/λ माइनस 1/λ नॉट। भैया इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। हो गया? मतलब